हेलो बच्चों, आपका मेरे इजी केमिस्ट्री चैनल पर स्वागत है। हम क्लास 12 की हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देख रहे हैं, रासायनिक गुण। ठीक है, रासायनिक गुण में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का SN1 SN2 ये देख चुके हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल भी देख चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन या विलोपन अभिक्रिया। एलिमिनेशन रिएक्शन या विलोपन अभिक्रिया, और इसी का जो पहले लिखा हुआ था आपकी बुक में ही लिखा हुआ है निराकरण अभिक्रिया। देखिए, अब हम एलिमिनेशन या विलोपन समझते हैं। एलिमिनेशन शब्द को ऐसे समझिए कि जैसे आप कुछ लाइव शोज जो आते हैं टीवी पर, है ना, टीवी पर आपने देखा होगा कि कुछ जो पार्टिसिपेंट हैं वो एलिमिनेट होते हैं। हाँ, तो एलिमिनेट का मतलब हुआ कि निकलना, यानी वो उस कार्यक्रम से क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, निकलना। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी जो हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन में से कुछ निकलेगा, कुछ ऐसा निकलेगा जो एग्जिस्टेंस हो, यानी जो हमें प्राप्त हो सके। ठीक है, जैसे मान लीजिए हेलो एल्केन से हम कोई आयन को निकालें तो आयन हमें मिलेगा नहीं, हम कोई परमाणु को निकालें तो परमाणु हमें मिलेगा नहीं। वास्तव में यदि हेलो एल्केन से कोई अणु निकले तो अणु जो है उसका अस्तित्व होता है, स्वतंत्र अस्तित्व है अणु का, तो स्वतंत्र रूप से जो हमें मिलेगा वो है अणु। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब हेलो एल्केन से किसी एक अणु का विलोपन हो जाए और फिर जो प्रोडक्ट मिले उसे हम एल्कीन, यानी प्रोडक्ट हम एल्कीन मिलेगा, तो इस ऐसी अभिक्रिया को हम विलोपन अभिक्रिया या एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, अब एलिमिनेशन रिएक्शन की जो डेफिनेशन बता देती हूँ आपको। एलिमिनेशन रिएक्शन की परिभाषा जो आप ही के बुक में लिखी हुई है वो ये है कि जब कोई बीटा हाइड्रोजन, जब कोई बीटा हाइड्रोजन युक्त, बीटा हाइड्रोजन वाले हेलो एल्केन पर एल्कोहली यानी एल्कोहल में बना हुआ KOH, एल्कोहल में घुला हुआ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, गर्म करना है ना, गर्म किया जाता है, तब एल्कीन बनता है। ये है आपके जो बुक में लिखा हुआ है। देखिए, ये कई बच्चे जो मुझे नोट्स भेज रहे हैं वो जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसी को भेज देते हैं। नहीं, जो मैं बोल रही हूँ उन शब्दों को, ये तो सांकेतिक है ना, तो इसको आप लिख के यही नोट समझ लेते हैं। जबकि मैंने क्या बोला कि जब कोई, तो यहाँ जब कोई तो लिखी नहीं हूँ, तो आप जो मैं बोल रही हूँ उसको लिखिए। जब कोई बीटा हाइड्रोजन से युक्त एल्किल हैलाइड को एल्कोहली KOH के साथ गर्म किया जाता है तब एल्कीन प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को हम विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि विलोपन अभिक्रिया में एक जो नया शब्द आया वो आया बीटा हाइड्रोजन से युक्त। अब ये बीटा हाइड्रोजन क्या होते हैं, हम उन्हें पहले समझ लें कि कैसा एल्किल हैलाइड। देखिए, एल्किल हैलाइड ऐसा हो, मान लो ये CX, ये हैलाइड है, ये वो कार्बन जिससे X डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, फिर एक कार्बन है, फिर एक कार्बन है, फिर एक कार्बन है, इस तरह से एक चेन है। तो जिस कार्बन से हेलोजन डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो, या ऐसा जरूरी नहीं है कि एल्किल हैलाइड का ही केस हो,
एल्कोहल में भी ऐसा हो सकता है, कीटोन में भी हो सकता है। तो यानी जिस कार्बन से डायरेक्टली कोई क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है उसे हम अल्फा कहते हैं, और उसके अल्फा के बाद जो दूसरा कार्बन होता है उसे हम बीटा कहते हैं। इस बीटा के बाद जो अगला कार्बन होगा उसे हम गामा कहते हैं, और इस गामा के बाद जो होगा कार्बन उसे हम डेल्टा कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आया, जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा है वो अल्फा, उसके बाजू वाला कार्बन बीटा, उसके बाजू वाला गामा, उसके बाजू वाला डेल्टा। अब इसमें जो हाइड्रोजन होंगे, जैसे 1 2 2 हाइड्रोजन, 1 2 2 हाइड्रोजन, 1 2, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 है तो कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। कार्बन की संयोजकता 4 है। तो अब इससे जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे? बीटा हाइड्रोजन। अब आ गई बात समझ में? तो एलिमिनेशन रिएक्शन, जब बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्किल हैलाइड, यानी ये एल्किल हैलाइड बीटा हाइड्रोजन युक्त है, जब हम उस पर KOH की क्रिया कराते हैं, वो भी किस में घुला हुआ? देखिए, जो मैं विशेष बताती जा रही हूँ, KOH की क्रिया कराना है और किस पे घुला हुआ? एल्कोहल में घुला हुआ, जिसको हम बोलते हैं एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH के साथ जब गर्म किया जाता है, गर्म का साइन ऐसा होता है, ठीक है। कई बार रिएक्शन के ऊपर या नीचे ये तीर के निशान पर, वास्तव में तीर के निशान पर जो है वो कंडीशंस लिखी रहती हैं, स्थितियाँ। अगर इस पे कुछ यदि कोई एल्कोहल जैसे लिख लिया तो ये उत्प्रेरक का काम कर रहा है। ऐसे तीर का निशान या गर्म लिख दिया या कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर लिख दिया, यानी वो अभिक्रिया उसी टेम्परेचर पर होगी। आई बात समझ में? तो यहाँ पर गर्म करने पर हमें क्या मिलता है? एल्कीन मिलता है। ठीक है, ये है एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के दौरान वास्तव में जो बीटा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन है, इस बीटा कार्बन पर उपस्थित एक हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन पर उपस्थित हेलोजन, ये एक पूरे अणु का एलिमिनेशन होता है। ये पूरा अणु जो है वो निकल जाता है, यानी -HX। ठीक है, ये निकला। जो बचा है उसको लिख दीजिए CH3 CH2 CH। 2 थे, एक हाइड्रोजन निकल चुका है, और यहाँ पर CH2X जो है वो निकल चुका है। ठीक है, एलिमिनेट हो चुका है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि इस कार्बन की चारों संयोजकता 3 और 1 4, इस कार्बन की 2 और 2 4, पर इस कार्बन की 1 2 3 ही संयोजकता है, भी चौथी संयोजकता अपूर्ण है। इसकी भी 2 और 1 3 संयोजकता है, एक संयोजकता अपूर्ण है। तो ये दोनों कार्बन के जो एक एक संयोजकता ये द्विबंध के द्वारा संतुष्ट हो जाएगी, संतुष्ट हो गई। और अब हमें जो प्रोडक्ट है वो क्या मिल गया है? प्रोडक्ट 1 2 3 4, यानी ब्यूटीन। ईन लगा देंगे, सफिक्स है ना, सफिक्स ईन, क्योंकि एल्कीन मिला है। बात समझ में आ गई? तो ये है एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक, अब एलिमिनेशन रिएक्शन को हम और किस किस नाम से जानते हैं ये भी देख लीजिए। एलिमिनेशन में यहाँ पर दिख रहा है कि बीटा हाइड्रोजन एक निकला है, एलिमिनेट हुआ है, इसलिए कई बार इसका नाम बीटा एलिमिनेशन भी हो जाता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि X, ये तो हम इसकी रिएक्शन पढ़ ही रहे हैं एल्किल हैलाइड की, लेकिन स्पेसिफिकली इसमें ये हाइड्रोजन
बीटा कार्बन का हाइड्रोजन निकला है, इसलिए हम इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कह देते हैं। और चूंकि अल्फा बीटा दोनों से एक एक परमाणु निकला है, इसलिए कई बार इसको हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कह देते हैं। ठीक है। और एक चीज यहां पर और देखना है, इस रिएक्शन के दौरान एक हाइड्रोजन एक हैलोजन दोनों निकला है, इसीलिए कई बार इसी रिएक्शन को हम डिहाइड्रो हैलोजनीकरण, देखिए मैंने इसके पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ, कई बार रिपीट करते रहते हैं हम लोग, कि यदि किसी चीज के निकलना यानी डी लगा देते हैं हम आगे, डी या ये इंग्लिश में डी है, नहीं तो वी हाइड्रो हैलोजनीकरण। वी निकलना, क्या क्या निकलना, हाइड्रोजन निकलना, हैलोजन निकलना, तो वी हाइड्रो हैलोजनीकरण। या इसी को इंग्लिश में हम लिख देंगे डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। ठीक है। तो अब कितने सारे नाम हो गए देखो, विलोपन अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शन, निराकरण अभिक्रिया, बीटा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन या वी हाइड्रो हैलोजनीकरण। वास्तव में ये जब आप एल्कीन पढ़ते होंगे तो एल्कीन के बनाने की विधियां भी हैं, एल्किल हैलाइड से एल्कीन बनाने की विधि, और ये भी है कि कैसे प्राप्त करोगे। मैंने SN1 वाले में भी बताई थी, बहुत सारे हमने यौगिकों को प्राप्त किया था। हमने SN1 से हाइड्रोकार्बन प्राप्त किए थे, उच्चतर एल्केन भी प्राप्त किए थे, लेकिन यहाँ हम एल्किल हैलाइड से एल्कीन बनाने की विधि या प्राप्त करने की विधि हमने किस रिएक्शन के दौरान देखा, एलिमिनेशन रिएक्शन के दौरान देखे। ठीक है। अब हम थोड़ी सी इसकी क्रियाविधि पढ़ लेते हैं, मिटा दे रहे हैं इसको। एलिमिनेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है वो दो तरीके से होता है, जैसे SN1 और SN2 होता था, SN का है ना, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का। यहाँ पर जो मैकेनिज्म है वो ये भी दो प्रकार से, E1 मैकेनिज्म या E2 मैकेनिज्म, E1 मैकेनिज्म होगा या E2 मैकेनिज्म होगा। अब हम इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर E1 मैकेनिज्म, यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले ये CX बंध टूटता है और कार्बोकैटायन बनता है, CH2 X पहले टूट गया माइनस के रूप में और यहाँ पर एक कार्बोकैटायन बन गया पहले पद में। इसीलिए एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर यानी विलोपन एक अणुक अभिक्रिया। ठीक है। तो यूनिमॉलिक्यूलर क्यों बोला, क्योंकि इसमें जो अभिक्रिया की दर है वह केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है। यही धीमी गति की रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन यही है। इसीलिए इस मैकेनिज्म में जो एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करने के कारण उसको हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहेंगे, पहला पद। और दूसरे पद में क्या हो जाएगा, जो आपका दूसरे पद में यहाँ पर जो कार्बोकैटायन मिला है, ये कार्बोकैटायन आपका मिला था, यहाँ पर देखिए ये कार्बोकैटायन से अब एक हाइड्रोजन का, कौन से हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन का इस बार एलिमिनेशन होगा और प्रोडक्ट एल्कीन प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में आ गई, प्रोडक्ट एल्कीन प्राप्त हो गया।
यानी इसमें 2 पद में अभिक्रिया हुई। पहले पद में CX बॉन्ड टूटा और कार्बोकैटायन बना और एक हैलोजन मुक्त हुआ। दूसरे पद में ये जो कार्बोकैटायन है उसने हाइड्रोजन मुक्त किया और अब प्रोडक्ट बन गया और दोनों जो जुड़े हुए थे H+ आयन और ये X, ये किस रूप में अलग हो जाएंगे? HX के रूप में अलग हो जाएंगे। तो ये इसका एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म हो गई। ठीक है, अब हम E2 मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, आगे चल के आपको एक तो इसी मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है जिसे आपको एक्सप्लेन करना होता है, इसलिए ध्यान से इसको देखते जाइए और अपनी कॉपी में नोट्स बनाते जाइए। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रटने से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नंबर नहीं मिलते हैं, समझने से मिलते हैं। ठीक है, अब हम E2 क्रियाविधि में क्या होता है, हमने बार बार जब रिएक्शन पढ़ रहे थे तो हम बोल रहे थे कि किसी क्षार की उपस्थिति में, यानी बेस, कोई भी बेस की उपस्थिति में हमने कराए हैं और दुर्बल क्षार की उपस्थिति में, उसके लिए हमने KOH को किस में घोल दिया है? एल्कोहल में घोल दिया है। तो KOH जो है वो एल्कोहल में घुलने के कारण अब दुर्बल क्षार के समान काम करता है। ठीक, तो ये जो बेस है वो एल्किल हैलाइड पर आक्रमण करेगा और आक्रमण करने के कारण यहाँ के एक H बॉन्ड को, H बॉन्ड बेस है तो H+ को वो गेन करेगा और यहाँ से ये बंध भी टूट जाएगा, यानी CX बंध भी यहीं पर एक ही पद में टूटेगा। यानी यहाँ दोनों काम एक साथ हो रहा है, हाइड्रोजन का निकलना और X का निकलना, ये दोनों एक साथ होने के कारण इसमें हम E2 कह रहे हैं, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन के लिए जो अभिक्रिया की दर वो क्षार की सांद्रता और प्लस एल्किल हैलाइड दोनों की सांद्रता पर डिपेंड करती है, इसलिए ये एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गया। ठीक है, एक साथ हुआ, एक साथ दोनों चीज़ें, हाइड्रोजन का निकलना और साथ में X का निकलना। तो अब आपका फिर यहाँ जो क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा एल्कीन। ये देखिए, ये प्रोडक्ट आपका बन गया। तो यहाँ हमने विलोपन अभिक्रिया की क्रियाविधि देख लिए, एक E1 क्रियाविधि और E2 क्रियाविधि। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर अब आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाएं, इसको मिटा दें। चलिए, तो आप इसको 1 बाय 1 स्टेप से समझते जाइए। देखिए आपकी NCERT के जो बुक है उसमें बहुत छोटा रूप में दिया रहता है, लेकिन उसमें लिखी सारी बातें रहती हैं, पर सिस्टमैटिक थोड़ी नहीं लिखी होती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि उसको थोड़ा सा जो लैंग्वेज है उस बुक की वो भी थोड़ी टफ है। तो आप इससे देखते जाइए कि किस चीज़ को, जैसे मैंने बताई थी नाभिक रागी, न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही, है ना, तो इस तरह से आप समझते जाइए। अब चलिए एक और हम बात करते हैं, एक कंपाउंड लेते हैं, एल्किल हैलाइड लेते हैं। अभी तक ने हमने एल्किल हैलाइड ऐसा लिए हैं जो हैलोजन जो है वो लास्ट में जुड़ा रहता है। अच्छा चलिए Cl ही ले लेते हैं, CH3, यानी अभी हमने लिया था 1 क्लोरो एल्किल हैलाइड, यानी कार्बन नंबर 1 पर हैलोजन जुड़ा हुआ था। लेकिन अब हम ले रहे हैं 2 क्लोरो। हमने क्रियाकारी क्या लिए? 1 2 3 4 5 हमने लिए 2 क्लोरो प्रोपेन। देखिए 1 क्लोरो प्रोपेन ले रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं, यदि यहाँ 1 पोजीशन पर क्लोरो जुड़ा रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी। 2 में क्या दिक्कत है अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए कार्बन नंबर 2 जिसके साथ क्रियात्मक समूह जुड़ा है Cl, तो इस कार्बन को हम
अल्फा कार्बन मानेंगे ही। लेकिन इस कार्बन के दोनों तरफ एक एक कार्बन है, यानी ये कार्बन भी बीटा है और ये कार्बन भी बीटा है। अब विलोपन अभिक्रिया में तो बोला था कि बीटा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन होता है, यही बोले थे ना। अब इस आधार अगर हम इसे माने तो क्या हमें दो तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे। एक मिलेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, यानी पहला प्रोडक्ट में यदि मैं बीटा 1 मान लूँ और बीटा 2 मान लूँ, तो जो पहला प्रोडक्ट हम देख रहे हैं कि इसमें इस हेलोजन के साथ ये बीटा 1 हाइड्रोजन जो है वह एलिमिनेट हुआ है, ये वाला। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, पेंट 1 2 3 4 5 पेंट 2 इन, पेंट 2 इन, हमें ये एक प्रोडक्ट मिला। और एक प्रोडक्ट ये भी मिल सकता है CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी हमें पेंट 1 इन, ये दोनों मिल सकते हैं। ठीक है, इस बार क्या हुआ है, ये बीटा 1 की जगह ये जो बीटा 2 का हाइड्रोजन था ये एलिमिनेट हुआ। बीटा 1 की जगह बीटा 2 का हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ, तो हमें 1 पेंटीन या पेंट 1 इन मिला। ठीक है, अब फिर प्रॉब्लम वही आ गई कि अरे ये प्रोडक्ट मिलना चाहिए था या ये प्रोडक्ट मिलना चाहिए था, क्या मिलेगा। तो इसके लिए एक वैज्ञानिक हैं सेटजेफ ने अपना नियम दिया। ठीक है, उस नियम को हम देखते हैं और देखते हैं कि वास्तव में कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा और कौन सा प्रोडक्ट माइनर बनेगा। ठीक है, प्रैक्टिकली ये देखा गया कि वास्तव में ये जो है ये कम बना है, केवल 19% प्रोडक्ट इसका बना है, जबकि इसका जो है 2 इन वाला वो 81% प्रोडक्ट बना है, यानी ये मेजर प्रोडक्ट आया और ये माइनर प्रोडक्ट आया। ठीक है, तो सेटजेफ ने ये बताया कि एलिमिनेशन रिएक्शन में अगर ये कंडीशन है कि दोनों तरफ बीटा बीटा कार्बन है, बीटा बीटा हाइड्रोजन है, तो इस कंडीशन में उस हाइड्रोजन परमाणु का एलिमिनेशन होगा जिस पर अधिक संख्या में एल्किल ग्रुप होंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर हम इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पर केवल एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, B2, यानी इस तरफ का जो बीटा कार्बन है उससे केवल एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है। लेकिन अगर हम ये B1 वाले कार्बन की बात करें तो इससे 2 एल्किल जुड़े हुए हैं, एक एल्किल ग्रुप ये और ये एल्किल ग्रुप ये। देखिए आप समझिए बात, ये पूरा का पूरा एक एल्किल ग्रुप है। ठीक है, इधर भी हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन, इधर भी बीटा हाइड्रोजन है, लेकिन अब किस तरफ डबल बॉन्ड बनेगा ये सेटजेफ ने बताया था कि उस कार्बन का हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा जिसके पास ज़्यादा संख्या में क्या हो, एल्किल ग्रुप हो। इसी कारण से जो 2 पेंटीन है ये अधिक मात्रा में बना और 1 पेंटीन जो है वो कम मात्रा में बना, क्योंकि आप देखिए इसके एलिमिनेशन से 2 तरफ एल्किल ग्रुप और यहाँ पर ये पूरा एल्किल है, तो इसके एलिमिनेशन पे केवल एक एल्किल ग्रुप ही हमें मिल रहा था। तो इस तरह से सेटजेफ ने इसकी पूरी व्याख्या की थी। तो हो सकता है सेटजेफ रूल के रूप में ही ये आपको आ जाए।
ठीक है, मेरे ख्याल से इसको समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा, अब थोड़ा सा हम इसका कारण भी देख लेते हैं कि वास्तव में ऐसा हुआ क्यों। सेटजेफ ने तो ये बता दिया रूल्स के अनुसार, लेकिन हम इसको मैकेनिज्म से भी समझ सकते हैं। देखिए, आपको पता है मैकेनिज्म अभी हमने पढ़ा E1 और E2। देखिए, जो E1 मैकेनिज्म है, E1 मैकेनिज्म में क्या होता है, कार्बोकैटायन बनता है। तो कार्बोकैटायन का जो स्थायित्व है उसके आधार पर प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। और हमको मालूम है कि जो प्राइमरी कार्बोकैटायन है, प्राथमिक कार्बोकैटायन, वो सबसे कम स्थायी होता है। फिर सेकेंडरी उससे थोड़ा अधिक, लेकिन जो टर्शरी है वो सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, यानी 1 डिग्री सबसे कम स्थायी, फिर 2 डिग्री कार्बोकैटायन स्थायी होगा और फिर 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्थायी होगा। अब देखिए, यहाँ पर यदि हम बात करें इस बंध के टूटने के बाद, यहाँ पर ये बंध टूटा है, फिर से मैं थोड़ा साफ से लिख देती हूँ। ये देखो, यदि हम किस आधार पर माने, यदि हम मैकेनिज्म के आधार पर माने, मैकेनिज्म के, ठीक है, E1 मैकेनिज्म, तो ये दिख रहा है। सबसे पहले E1 में क्या बोला था कि ये X जो है ये बंध टूट जाएगा और यहाँ बनेगा कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन, यहाँ देखिए द्वितीयक कार्बोकैटायन बना है, द्वितीयक कार्बोकैटायन, यानी इसकी स्थायित्व अधिक होगी। अगर मान लीजिए हाइड्रोजन यहाँ से निकलता तो ये जो है वो प्राथमिक कार्बोकैटायन बनता। तो प्राथमिक कार्बोकैटायन जो है वह कम स्थायी है, इसीलिए हमें जो 2 पोजीशन का कार्बोकैटायन था वो अधिक स्थायी लगा, इसलिए ये प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा मात्रा में बने बजाय कि इसमें, क्योंकि यहाँ 1 डिग्री का कार्बोकैटायन है और ये 2 डिग्री का कार्बोकैटायन है। तो इस तरह से सेटजेफ रूल को भी हम मैकेनिज्म के आधार पर समझ सकते हैं। ठीक, समझ में आया है ना? तो हम इसको भी मिटा देते हैं। अब जो एक और चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं इसी एलिमिनेशन रिएक्शन से संबंधित, देखिए आपके बुक में, एनसीईआरटी के बुक में ही दिया हुआ है सब कुछ। तो एक लिखा है उसने SN यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन बनाम, यानी दोनों की तुलना कर रहा है, बनाम एलिमिनेशन यानी नाभिक स्नेही और विलोपन अभिक्रिया के दोनों का कंपैरिजन कर रहा है। देखिए, हमने क्या कहा कि एल्किल हैलाइड दोनों जगह लग रहा है, एल्किल हैलाइड दोनों जगह उपयोग हो रहे हैं। KOH की अगर हम क्रिया करा देते हैं, KOH की इस पर क्रिया करा देते हैं, तो क्या इसका OH जो है वो न्यूक्लियोफाइल के समान काम नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। OH माइनस न्यूक्लियोफाइल के समान काम करेगा और ये Cl को क्या करेगा? प्रतिस्थापित कर देगा, और प्रतिस्थापित करके प्रोडक्ट क्या बना देगा? CH2OH, एल्कोहल बन गया। यही सारी चीज़ें, यानी हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया में यही क्रिया कारक ले रहे थे, यही KOH ले रहे थे और एल्कोहल बना रहे थे, लेकिन हम एलिमिनेशन में देख रहे हैं कि यही क्रिया कारक ले रहे हैं, लेकिन हमें बन क्या रहा है? हमें बन रहा है एल्कीन, ये बन रहा है एल्कीन। अब दोनों में से कौन सी रिएक्शन होगी? क्या ये होगी, क्या ये होगी? यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होगा या विलोपन होगा? इसी को क्लियर करने के लिए हम कुछ तथ्य रखते हैं। इसको मिटा दें। देखिए, जैसे इसमें सबसे पहला जो है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहला जो है वो है एल्किल हैलाइड की प्रकृति, एल्किल हैलाइड की प्रकृति, ठीक है, एल्किल हैलाइड की प्रकृति। देखो क्या कह रहा है वो कह रहा है
कि आर एक्स प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक प्रकार के हैं। इसमें से वो कह रहा है कि कौन सा प्रकार है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि मैं मान लीजिए एल्किल हैलाइड ऐसा है ना, ये R की जगह हम और CH3 ही लिख लेते हैं। ये भी एक एल्किल हैलाइड है, ये एक एल्किल हैलाइड है। ठीक है, क्या हो जाएगा नाम? 2,2 डाईमेथिल और ये अब आपको दिख रहा है ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। अब जाहिर से बात है कि इसके पास बीटा हाइड्रोजन तो है ही नहीं, बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं, यानी इस तरह की, इसीलिए बोला RX की प्रकृति, इस तरह के जो एल्किल हैलाइड होगा वो विलोपन अभिक्रिया नहीं देगा, यानी ई रिएक्शन उसमें नहीं होगा। यानी सबसे पहली शर्त है कि क्या होना चाहिए? बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए। यदि बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो वो क्या करेगा? एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देगा। इसका मतलब है कि वो कौन सी रिएक्शन देगा? वो एसएन रिएक्शन देगा। ठीक है, और एसएन में भी अब फिर हम देखेंगे कि एसएन रिएक्शन भी कौन सा देगा। आपको पता है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जिसमें ज़्यादा हो, और हमें ये भी मालूम है कि किसी भी कार्बन और हैलोजन से जुड़ा कार्बन पर जितने ज़्यादा से ज़्यादा एल्किल समूह जुड़े रहेंगे उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और कार्बोकैटायन की जब स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो SN1 रिएक्शन जो है वो अधिक प्रभावी ढंग से होगा, अधिक प्रभावी होगा। आ गई बात समझ में? इसीलिए यदि देखो बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो एलिमिनेशन रिएक्शन कट। उसके बाद उसने कहा कि अब SN1 होगा या SN2 होगा, तो SN1 आपको मालूम है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर निर्भर करता है, तो यहाँ पर SN1 होगा। SN2 वैसे भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जितनी ज़्यादा त्रिविम में जो बंध जो है फैल गए हैं तो वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को जाने में बाधा उत्पन्न होती है। त्रिविम संरचना हम पूरी पढ़ चुके हैं उसकी, है ना। तो इसके कारण SN2 जो है वो भी प्रभावी नहीं होगा यहाँ पर, और केवल कौन सा प्रभावी होगा? SN1। ठीक, तो ये एक ये हो गया कि हाँ भाई एलिमिनेशन होगा कि SN होगा। दूसरी बात है कि जो अभिकर्मक हम यूज कर रहे हैं, जो अभिकर्मक हम यूज कर रहे हैं वो कैसा है? यदि अभिकर्मक बहुत सक्रिय है, बहुत क्रियाशील है, एक्टिव है, और उसका साइज कम है, एक्टिव भी है और कम, उसका आकार भी छोटा है, तो जाहिर है वो SN2 रिएक्शन प्राथमिकता से करेगा। ये मैं पहले SN1 SN2 में पढ़ा चुकी हूँ, है ना। वो अगर अभिकर्मक जैसे KOH में OH है, ये अभिकर्मक है उसका, तो वो यदि बहुत सक्रिय है, बहुत छोटा है, ये कम नहीं छोटा, आकार उसका छोटा है, तो वो प्राथमिकता किसको देगा? SN2 अभिक्रिया को देगा। ठीक है, अब एक चीज जो मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि किस कंडीशन में एलिमिनेशन होता है, तो सबसे पहले जो माध्यम है कि माध्यम कैसा है, अभिक्रिया का माध्यम कैसा है। आपने यदि अभिक्रिया का माध्यम देखा हो तो हम यहाँ बार बार बोल रहे हैं कि अल्कोहल में घुला हुआ KOH, यानी माध्यम अल्कोहलिक है, और ये जो है ये दुर्बल क्षार हो जाता है, दुर्बल क्षार ये माध्यम हो गया वो, है ना, दुर्बल क्षारीय।
तो वो क्षार की क्या खास बात रहेगी कि वो जल्दी से हाइड्रोजन को जो है वो क्या करेगा, लेने की कोशिश करेगा, यानी इस कंडीशन पर एलिमिनेशन जो है वो ज़्यादा प्रभावी ढंग से काम करेगा। ठीक, तो इस तरह से ये एलिमिनेशन रिएक्शन जो है, ये आप देखें कि एलिमिनेशन रिएक्शन हमने पढ़ा, रिएक्शन की मैकेनिज्म पढ़ी, उसके बाद हमने देखा कि सेट-जेफ रूल भी पढ़े। हाँ, किस किस प्रकार से रिएक्शन नाम मतलब क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं हमने वो भी पढ़ा। हो सकता है वी हाइड्रोहेलोजनीकरण आ गए, एल्किल हैलाइड का वी हाइड्रोहेलोजनीकरण बताइए, या फिर ऐसा आ जाए कि क्लोरो ब्यूटेन से ब्यूटीन कैसे प्राप्त करोगे, तो या कंप्लीट द रिएक्शन आ जाए। ठीक है, यदि रिएक्शन के ऊपर यानी यहाँ तीर के निशान के ऊपर अभी मैंने बताई थी, यदि कंडीशन विशेष रूप से लिख रहा है, यहाँ एल्कोहलिक KOH लिख रहा है, इसका मतलब वो एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। यदि अल्कोहल नहीं लिख रहा, केवल KOH लिख रहा है, इसका मतलब है कि वो एसिड रिएक्शन देगा, है ना। तो इस बात को अंतर देखते हुए थोड़ी थोड़ी चीज़ों में वो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देगा, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है और पढ़ते जाना है ना। तो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको पढ़ाई अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए। देखिए, आप पढ़ तो लेते हैं पर लाइक नहीं करते। सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बस ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक, बाय।